हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत एंड यू आर वाचिंग इजी कंसेप्ट वाला। इस वीडियो में हमने इनवाइट किया था एमएसटी सीटी टॉपर आयुष भंडारी इनको, जो कि अभी सीवीपी मतलब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग इस ब्रांच में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में उन्हें एडमिशन मिला। तो हालांकि उन्होंने प्रिपरेशन की थी जेई के लिए, लेकिन प्रिपरेशन उन्होंने ऐसे की कि जेई के साथ साथ उनके एमएसटी सीईटी भी कवर हो गई। तो यही सब जो सीक्रेट्स है, टिप्स है, वो उन्होंने इस वीडियो में पूरी तरीके से फ्रैंकली फ्रेंडली तरीके से यहाँ पे आपके साथ में शेयर की है। तो उनको हालांकि जो टॉप के एनआईटीज़ है जेई के बेसिस पे मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने सीवीपी प्रेफर किया। तो ओवरऑल उनका मानना यही है कि कौन सी भी एक चीज़ हो, कौन सा भी एक काम हो, स्टडी हो, वो स्टार्ट करना ज़रूरी है। उस पर सिर्फ ओवर थिंकिंग करोगे तो कुछ भी होने नहीं वाला, स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो ओवरऑल जो बातें हैं ना टॉपर स्टूडेंट्स की, वो यही होती है कि वो स्टडी कंप्लीट करते हैं, ऑनेस्टली रिविजन्स करते हैं और कंसिस्टेंटली स्टडी हर रोज़ करते जाते हैं और कई सारे मॉक टेस्ट देते हैं। ओके, मतलब 20, 50, 100 इतने मॉक टेस्ट देते हैं। तो वो जो करते हैं ना, ऑनेस्टली करते हैं और उनके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है ना, उसको वो ग्रैब करते हैं। ओके, तो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना कि उसके थ्रू आपको आपके जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर आपके जो हायर एजुकेशन का बर्डन है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। इतने बड़े अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको इस वीडियो से बताने जा रहा हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है अनअकैडमी की ओर से। इवेंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, अनअकैडमी प्रोडिजी इवेंट। इसमें होने क्या वाला है, 23 जनवरी 2022 को यहाँ पे टेस्ट होने वाली है, जो कि 7th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक इंजीनियरिंग एंड मेडिकल दोनों के लिए है। तो आप इसमें अगर टॉप रैंकर आते हो ना, तो आपको जो 20 लाख का कॉलेज ग्रांट है, 20 लाख का, वो आपको मिल सकता है। इसमें आपका जो हायर एजुकेशन है, उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो फीस है, वो पूरी तरीके से कवर हो सकती है। मतलब आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है और मेरा काम है कि ये आपके तक पहुंचाऊं। ठीक है, इतना ही नहीं, जो अदर प्राइजेस है लाइक अमेजोन के जो वाउचर्स है, मैकबुक, उसके बाद आईपैड, आईफोन, ये भी प्राइजेस वहाँ पे है। ये प्राइजेस आपको मिल सकते हैं। स्कॉलरशिप स्लैब्स है और टेस्ट में आप एक स्लॉट में आते हो, मतलब एक रैंक के बीच में आते हो, तो उसमें आपको कुछ परसेंटेज में स्कॉलरशिप भी मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बात ये है कि आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हो आप अगर, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्राइजेस बहुत ज़्यादा है। और इम्पोर्टेंट बात होगी ये कि आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो गई है, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक आपको समझ में आएगा जितने भी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से। तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो। डायरेक्टली आपके 23 को एग्जाम जो है टेस्ट वो होने नहीं वाली है। उसके पहले 16 जनवरी से आपकी प्रैक्टिस टेस्ट होने वाली है। उस प्रैक्टिस टेस्ट में आपको जो 23 की जो टेस्ट होने वाली है, उसके लिए प्रैक्टिस करी जाएगी, डेली होगी वो। तो 16 जनवरी से भी आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। जो एक बात इंपॉर्टेंट बताना मैं आपको भूल गया, 23 को जो टेस्ट होगी और जो 16 से प्रैक्टिस टेस्ट शुरू होगी, उसमें आपको एक कोड यूज करना होगा। हमारा कोड यूज कर सकते हो, जो कि है EC10, याद में रखना। ये कोड यूज करके आप वहाँ पे पार्टिसिपेट एंटर कर सकते हो। और अनअकैडमी ऐप पे कौन सा भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो उसमें अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए, तो ये कोड आपको वहाँ पे भी मदद करेगा, EC10। ये यूज करके आपको 10% डिस्काउंट भी वहाँ पे इंस्टेंटली मिल जाएगा। और आगे जो ये इंटरव्यू आ रहा है, अभी आप देखने वाले हो आयुष भंडारी इनका, उससे भी जो लर्निंग आपको मिलने वाली है वो भी अच्छे से ग्रैब करो, वो नोट करके लिखो और जो लर्निंग से वो अप्लाई करो, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद में जो अनअकैडमी प्रोडिजी इवेंट के बारे में आपको मैंने बताया, उसमें भी जरूर पार्टिसिपेट करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरव्यू वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत एंड यू आर वाचिंग इजी कंसेप्ट वाला। तो सबसे पहले आयुष, आपका हमारे चैनल पे इजी कंसेप्ट वाला पे स्वागत है और आपने स्टूडेंट्स के लिए चैनल के टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वेलकम ऑन इजी कंसेप्ट वाला यूट्यूब चैनल। या थैंक यू सो मच। ओके, तो प्लीज सबसे पहले आपको आपका इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे सारे स्टूडेंट ऑडियंस को, और उसमें आप आपका जो एमएसटी सीईटी स्कोर था, जेई स्कोर एडवांस, और और आपके बारे में जो बातें हैं वो इंट्रोडक्शन में प्लीज बताओ उनको। ओके, तो मेरा सीईटी का परसेंटाइल था 97.98 एंड मेरा जेई का परसेंटाइल था 96 एंड एडवांस का मेरा रैंक रहा है 24,000 और मैंने बिट्स भी दिया था एंड मेरा बिट्स का स्कोर 240 था। ओके,
एंड अभी मैं COEP में हूँ, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच, फर्स्ट ईयर। ओके ग्रेट। तो आपने कई सारे एग्जाम्स में पार्टिसिपेट किया था और सभी एग्जाम्स में अच्छा एक्सेल किया है हाँ। आपने, और जो आपका रिजल्ट है वो भी अभी दिखाई दे रहा है। आप एक वन ऑफ दो नहीं, फर्स्ट जो कॉलेज है हमारी टॉप का कॉलेज महाराष्ट्र में, CUP में भी पढ़ रहे हो, तो एफर्ट्स आपके वर्थ इट हुए हैं। तो आपने जेई के लिए डेडिकेटेड स्टडी किया था, या फिर आपका जो प्राइमरी स्टडी था वो कौन से एग्जाम के लिए था? मेरा स्टडी जेई के लिए था। मेरा एक्चुअली रहा है, मैंने कोचिंग क्लासेस भी जेई के लिए ही लगाए थे। एंड हम्म। जेई किया, मैंने मेंस दिया, 96 परसेंटाइल आए। मैंने एडवांस भी दिया। बट कॉलेज लेते समय मैंने COEP को प्रेफर किया NITs के ऊपर, जो मेरे को मिल रहे थे, लाइक कुरुक्षेत्र, मेघालय एंड NIT सिलचर। सो आई प्रेफर्ड COEP वर्जन। ओके। तो सीईटी का स्टडी आपने कब से स्टार्ट किया? सॉरी, CUP बोल रहा हूँ मैं। सीईटी का स्टडी आपने कब से स्टार्ट किया था? 11 से, या फिर 12th में आने के बाद सीईटी का स्टडी नहीं, स्टार्ट कर दिया? CET का प्रिपरेशन मैंने 12th में आके स्टार्ट किया था। और हम्म। CET का प्रिपरेशन मतलब जब जेई खत्म हुआ, एंड एक्चुअली कोविड के कारण हमको एक अच्छा गैप मिल गया था। तो ओके। कोविड हमारे लिए थोड़ा प्रॉफिटेबल भी था, कि मतलब उससे थोड़ा हम्म। प्रॉफिट हुआ। एंड विद्यालंकार क्लासेस का ये था, उन्होंने एक कोर्स ये किया था, डिज़ाइन किया था CET के लिए, जो सभी लोग अटेंड कर सकते थे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही था, जो जेई के बच्चे थे उनको भी CET के कोर्स के लिए। तो मैंने वो कोर्स पूरा किया था 1 महीने का, विद्यालंकार का। तो उसके थ्रू ही मेरा प्रिपरेशन CET के लिए हुआ था, क्योंकि उन्होंने उसमें सारे प्रीवियस ईयर्स के वर्कशीट्स निकाल के हमको दिए थे, और वो सॉल्व करके उसके ऊपर 1-to-1 मतलब सेशन होते थे। हर एक इसके ऊपर, हर हर सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो हर सब्जेक्ट की शीट आती थी, हर चैप्टर वाइज। एंड उसके बाद वो सॉल्व करने के बाद 1-to-1 डाउट सेशन होता था, टाइप ऑफ। तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था, क्योंकि CET और जेई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लोग बोलते हैं कि एडवांस के लिए पढ़ाई करो, मेंस के लिए पढ़ाई करो, CET निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। CET में स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मतलब स्पीड तो बहुत मैटर करती है। जेई में और एडवांस में अगर आप, तुमको जितना टाइम चाहिए उतना तुम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट CET में वैसा नहीं चलता। CET में अगर एक क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा है, कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को आ ही नहीं रहा है, तो उसके ऊपर तुम अटक के नहीं रह सकते कि मेरे को ये करना ही है। नहीं, CET में ये रहना चाहिए कि चलो छोड़ देते हैं। भले ही मेरा ये स्ट्रॉन्ग चैप्टर था, समझो कोई स्ट्रॉन्ग चैप्टर है आपका, कोई भी मॉडर्न फिजिक्स XYZ, कोई भी इजी चैप्टर, जब आपका लॉजिक गेट पकड़ लो, तो उसमें अगर समझो कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया और आपसे नहीं हो रहा है, तो एडवांस में आप उसके ऊपर 5 मिनट दे सकते हो, कि भाई ये मेरा एकदम ये ए कैटेगरी वाला टॉपिक था, स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, मुझे ये सॉल्व करना ही है। पर CET में वैसा नहीं कर सकते। CET में आपको छोड़ना भी पड़ेगा चीज़ें जो आपको नहीं छोड़नी चाहिए, पर वो करना पड़ता है, क्योंकि स्कोर इज मोर इम्पोर्टेंट। वो आपको कोई पूछने नहीं वाला कि कौन सा तूने क्वेश्चन अटेंड किया, तूने हार्ड वाला क्वेश्चन अटेंड करके ज़्यादा मार्क्स लाए कि इजी वाला क्वेश्चन अटेंड करके, क्योंकि सबका मार्क्स सेम ही है, हर क्वेश्चन को उतने ही मार्क्स है, हर क्वेश्चन को इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स ही मिल रहा है। तुम कौन सा सॉल्व करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। जो सबसे कम टाइम में हो रहा है वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर आके पूछेगा कि भाई मैंने सबसे हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने ये किया है, कोई उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है, मार्क्स तो उतने ही मिले थे को, ऐसा है। ओके। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया यहाँ पे, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि जेई पर फोकस करिए फिर सीईटी पे। तो आपने अभी जो बोला कि सीईटी का पैटर्न अलग है एमएसटी से, हाँ और हमारा जेई का अलग है, तो इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है, मतलब सिलेबस में इतना कुछ चेंजेस नहीं है, मेंस एडवांस का थोड़ा हाई लेवल पे जाता है, बट हम कह सकते हाँ, हैं हो सिलेबस सकता में चेंज नहीं है, बट पेपर सॉल्विंग में बहुत फर्क है। तुमको टेक्निक आना चाहिए पेपर सॉल्विंग का। अगर जे के बच्चे को सीईटी का पेपर देने बोल दे फर्स्ट इसमें, तो फिर नहीं होगा। उसको 5-10 पेपर देने पड़ेंगे, ताकि उसको मालूम पड़े कि ये पेपर, ये पूरा गेम ही अलग है। जेई इज अ डिफरेंट गेम, सीईटी इज अ डिफरेंट गेम। तुमको गेम के थोड़े रूल्स मालूम होने चाहिए कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। अगर तुम जेई के प्रिपेयर्ड बच्चे को बोलोगे कि सीईटी का एग्जाम दे, तो एग्जाम दे देगा पर इतना एक्सेल नहीं करेगा। पर उसको तुम 10 पेपर दोगे, तो वो फिगर आउट करेगा कि भाई ये जेई जैसा पेपर नहीं है, ये अलग टाइप ऑफ पेपर है। इसमें केमिस्ट्री में फटाफट फटाफट सॉल्व होता है। ऑर्गेनिक वगैरह जो होता है उसमें डायरेक्ट नेम्ड रिएक्शन आते हैं, तो नेम्ड रिएक्शन याद रखे
तो 5 मिनट में हो जाएगा। एडवांस का कैसा है, पूरा ये आता है, मैकेनिज्म पूछते हैं। तो अगर तुमको मैकेनिज्म आ रहा है तो तुम आधा घंटा बैठ के अच्छे से मैकेनिज्म निकाल के, पर सीईटी का अगर तुमको नेम्ड रिएक्शन मालूम नहीं है, अगर तुमको नाम ही नहीं मालूम है रिएक्शन का, तो तुम 5 मिनट का 2 घंटे बैठो, वो तुमको नाम मालूम नहीं होने वाला है। उसके लिए तुमको चीजें याद होनी चाहिए अच्छी खासी। इससे मुझे एक एग्जांपल सूझ रहा है। देखो, आपने आपने एग्जैक्टली मतलब आज जितने मैंने आंसर सुने ना, उसमें से आपका आंसर मुझे वन ऑफ द बेस्ट लग रहा है। अच्छा पूछो। आपको वो बेसबॉल क्या जो खेल होता है मालूम है क्या, बेसबॉल करके? हाँ मालूम है ना। हाँ, तो बेसबॉल अलग है और क्रिकेट अलग है, दिखता ही हाँ राइट राइट सेम राइट, हाँ सेम है। दिखता हाँ, सेम तो ये दिखता है हम पर कह है सकते नहीं हैं। वो। यस। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो केमिस्ट्री की बात अब कर रहे थे, केमिस्ट्री रिएक्शंस वगैरह वगैरह। तो केमिस्ट्री भी हार्ड जाता है और उसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस होती है और थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है। तो आपने हाँ कैसे स्टडी किया था केमिस्ट्री के लिए? केमिस्ट्री के लिए एक्चुअली मतलब जिन बच्चों को रटना नहीं आता उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। लोग मतलब बोल सकते हो कि केमिस्ट्री लोग छोड़ देते हैं, पर मैं बोलूंगा कि केमिस्ट्री नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मतलब केमिस्ट्री सेवियर हो सकता है। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर लोगों को मार्क्स मिलते हैं इतने भर भर के, बिकॉज ईजी है कि मतलब केमिस्ट्री में भले ही रटना है, पर अगर आपने वो रट लिया जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कि टेक्स्ट बुक के अंदर नेम्ड रिएक्शंस होते हैं राइट, तो वो सारे नेम्ड रिएक्शंस आप एक बुक के अंदर लिख लो और डेली उसको ये करो, रिवाइज करो। क्योंकि केमिस्ट्री वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, आज तुमने किया 2 महीने बाद में पूछूंगा कुछ नहीं याद रहेगा आपको, खाली H2O का फॉर्मूला, CO2 का फॉर्मूला, उतना ही याद रहने वाला है। क्या रिएक्शन था क्या था कुछ याद नहीं रहेगा। तो केमिस्ट्री बहुत वॉलेटाइल है, उसको रोज रिवाइज करना पड़ेगा तुमको। मतलब हमारे सर ने एक एग्जांपल दिया था कि तुम उसको एक गर्लफ्रेंड की तरह समझ सकते हो, कि तुमको रोज उसको एड्रेस करना ही पड़ेगा। अगर ओके। नहीं किया तो फिर वो रूठने वाला है, और वो रूठ गया देन तुम्हारा जिंदगी भी खराब होने वाला है। ऐसा ही ओके, है। तो आपके पास कुछ टिप्स होंगे केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, या फिर आपने कुछ चार्ट्स बनाए होंगे रिएक्शंस के लिए, या फिर अदर कुछ, वो थोड़ा प्लीज शेयर करो स्टूडेंट के साथ में। हाँ एक्चुअली मैंने केमिस्ट्री के लिए जितने भी रिएक्शन थे ना जो मुझे याद नहीं रहते थे बाय नेम, वो सारे मैंने लिख के रखे थे। और मैं टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करता था, नॉट डेली ऑफ कोर्स, वो मतलब आदमी आलसी होता है और ठीक है, पर एटलीस्ट इतना तो करो कि 3 दिन में एक बार रिवाइज कर रहे हो, 4 दिन, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 हफ्ते हुआ रिवाइज ही नहीं किया है, देन पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा सा एक रिमाइंडर रखते जाओ कि 2 दिन, ठीक है कंटाला करो, एक दिन बोर हो रहा है स्किप भी कर दो, और 2-3 दिन बाद फिर वापस उसके ऊपर आना है, क्योंकि अगर नहीं आया देन वो उड़ के जाएगा, वो सब्जेक्ट ही ऊपर से चलाएगा। एंड जो टफ चीज़ है उसको लिखना ही रिकमेंडेड है। बाकी चार्ट्स एंड फ्लो चार्ट्स और वो सब भी बहुत हेल्पफुल है। तो हर एक का दूसरा पैटर्न है, पर अगर याद नहीं हो रही है ना चीज़ें तो लिखना ही बेटर है। टेक्स्ट बुक से 10 बार पढ़ोगे उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है, उससे अच्छा 2 बार लिख लो आप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब लिखा आप हुआ जल्दी ये होता है, मेमोराइज होता है। ओके, तो आप आपने कंसिस्टेंसी कैसे बनाई थी? मतलब आप भी बोले उसके बारे में, तो कंसिस्टेंसी बनी थी आपकी पूरे प्रिपरेशन में आपके? मतलब हर हाँ रोज आप तो एक काम कर रहे हो, वो स्टडी आप हर रोज करते जा रहे हो, हर रोज कर रहे हाँ हो, या तो फिर कभी कंसिस्टेंसी किया के गैप लिए ऐसा कुछ? मतलब कभी भी कंसिस्टेंसी के लिए स्टार्ट इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। मतलब अगर मैं बैठ गया ना तो मेरे लिए आधा 1 घंटा 2 घंटा बैठने के लिए प्रॉब्लम नहीं होता था, पर मेरे लिए चैलेंज ये होता था कि मेरे को जाके बैठना है पढ़ाई के लिए, वो सबसे बड़ा हाँ। चैलेंज होता था। तो उसको ये ओवरकम करने के लिए बस इतना सोचना है कि मैं एक सम करूंगा, एक ही सम, और वो एक सम करने आप बैठोगे ना तो आगे वो ये होते जाएगा कि नहीं, एक और कर लेते, चलो एक और कर लेते, और थोड़ा वो आगे पुश होगा तो आधा घंटा। तो मतलब मेन जो टास्क होता है ना, फर्स्ट स्टेप लेना मेन टास्क होता है कि बैठना, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है मतलब मैक्सिमम लोगों के लिए, कि भाई वहाँ कुर्सी पे जाके बैठना और बुक खोलना, वो सबसे बड़ा ये होता है। वो कर लिया ना तो आगे 1 घंटा 2 घंटा तुम निकाल लोगे। बहुत लोगों का वो प्रॉब्लम होता है कि जाके वो बैठते ही नहीं है, बैठे तो फिर हाथ में मोबाइल ले लेते। तो उससे अच्छा कि एक सम करूंगा, बस इतना एम रखो, बड़ा एम मत रखो कि हाँ पूरा आज 3 घंटा बैठूंगा, वो फिर कभी नहीं होने वाला तुम्हारा। छोटे से स्टार्ट करो, वो डेवलप हो जाएगा अपने आप। बट कंसिस्टेंसी के लिए पहले बैठना बहुत ही होता है, मतलब जो बोलते हैं ना फर्स्ट स्टेप, स्टेपिंग स्टोन जो बोलते हैं ना, तो उसके लिए इतना ही सोचो कि मैं एक सम करूंगा, अच्छे से करूंगा, बस एक सम। तो एक सम के लिए आप बैठोगे ना, उसमें आप बुक खोलोगे, वो सम ढूंढोगे, वो सम के लिए ट्राई करोगे ना, उसमें आपको ये हो जाएगा। बाकी सब मोबाइल वगैरह सब साइड में फिर अपने आप शिफ्ट हो जाएगा,
और फिर आपको लगेगा कि हाँ बस अभी एक हो गया है, एक और कर लेते। तो जहां तक मतलब ऐसे बैक एक ना हो, मतलब ऐसा लगे कि भाई बस अभी उठ जाना चाहिए, तब तक कर लेने का। ओके, कंसिस्टेंसी तो इसलिए। तो आप डीप वर्क की बात कर रहे हो, एक बार हाँ बैठ गए तो वो डीप वर्क करते जाना। एक बुक है हाँ, डीप वर्क करके, तो उसमें एक यस कंसेप्ट मालूम आता है, है। यस। हाँ हाँ हाँ, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो एग्जैक्ट। फिजिक्स की ओर बढ़ते हैं। फिजिक्स में कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं, तो फिजिक्स का स्टडी कैसे किया था आपने? फिजिक्स का स्टडी, ओके। तो फिजिक्स में फॉर्मूला होते हैं, राइट है, एंड सीईटी में भी वही। तो जेई में क्या होता है फिजिक्स में इज, जेई में वो लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें एक्चुअली आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछते हैं वगैरह, तो उसमें फॉर्मूला काम नहीं आता है। पर सीईटी के अंदर फिजिक्स में फॉर्मूले बहुत काम में आते हैं, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता है ना, तो आप फटाफट वैल्यू डाल दोगे, आंसर आ जाएगा। इसमें जेई में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, कि बेसिक्स भी याद रखने पड़ते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर। सीईटी में फर्क नहीं गिरता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको बस वैल्यू चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, आंसर आ जाएगा। तो फिजिक्स में मैं रेकमेंड करूंगा सीईटी के लिए फॉर्मूला लिस्ट होनी चाहिए। आपने खुद की नहीं बनाई है तो भी चलेगा, आपकी क्लासेस वाले कोई प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप ऑनलाइन भी अगर किसकी पसंद आ जाए तो वो भी ले ली तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने खुद की नहीं बनाई थी। मैंने विद्यालंकार के फॉर्मूला शीट से ही रिवाइज किया था, बट चल जाता है। मतलब अगर आपको कहीं से मिल रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं ये फॉर्मूले इन्होंने जो बताए है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्यालंकर वालों ने कट शॉर्ट करके दिए थे, हम लोगों ने जो फॉर्मूले लिखे थे उसमें हमने डेरिवेशन वगैरह भी लिखे थे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई थोड़ा डेरिवेशन भी लिख देंगे तो मतलब याद रहेगा कहाँ से चीज़ें आ रही है। बट सीईटी के टाइम पे उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया कि भाई इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, याद रख लो इतना। क्वेश्चन आएगा, नंबर डालना है, सीधा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई, सीईटी में एक इजी है कि ट्रिकीनेस नहीं होता है ज़्यादातर, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी और मीडियम लेवल के होते हैं, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस कम ही होते हैं। तो इजी और मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाता है। आपको फॉर्मूला पता है आंसर आ जाएगा, आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है तो फिर आंसर नहीं आएगा। तो वो एक बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप है, ज़्यादा सब्जेक्टिव नहीं है उसमें, कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट वगैरह सोचने की बात नहीं है। फॉर्मूला मालूम है ना आपको, देन आपका निकल जाएगा पेपर आराम से फिजिक्स के लिए, तो वैसा है। ओके, तो ये फॉर्मूला लिस्ट आपने बताई, वो मैथमेटिक्स के लिए भी बनानी पड़ेगी। तो नॉर्मली सबके पास वो होती है, लेकिन एग्जैक्टली उन्हें ये समझ में नहीं आता कि रोज रिवाइज करने से कुछ बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आपको इम्पैक्ट पड़ा था इसका, मतलब रोज नहीं, रिवाइज पड़ता है, बहुत तो बड़ा उसके पड़ता है, बारे में क्योंकि इनको थोड़ा समझाओ। हाँ, लोगों को लगता है हाँ मेरे को फॉर्मूला याद है, आता है, बट जब क्वेश्चन आता है ना, तो तुम्हारे 5-10 सेकंड तुम फॉर्मूला याद करने में निकाल देते हो। तुमको फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए, टंग पे होना चाहिए, मुंह पे, कि भाई क्वेश्चन आया, यही फॉर्मूला है, 1 सेकंड में वो फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि टाइम सेव करना है यहाँ पे। सीईटी में सबसे बड़ा ये जो है फैक्टर जो है, अगर तुमको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो टाइम बचाना सबसे बड़ा फैक्टर है, कि जितना टाइम तुम सेव करोगे उतना, उतने सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, और उतना तुमको चेकिंग को टाइम मिलेगा। और चेकिंग से मेरे को तो फायदा हुआ है कि भाई मैंने सॉल्व किया, उसके बाद मैंने चेक किया कि भाई बहुत बार ऐसा होता है कि आंसर ए होता है, ए ऑप्शन होता है, अपने को पता है ए है, अपन पता नहीं घाई घाई में बी या सी मार्क करके आगे बढ़ते हैं, और चेकिंग के टाइम पे वो अपने को रियलाइज होता है, तो उससे मार्क्स बचते हैं। और 3-4 मार्क्स बचना बहुत बड़ी बात है, मतलब लोगों को लगता है हाँ 3-4 मार्क्स से क्या होगा। जेई में 3-4 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होता, सीईटी में 3-4 मार्क्स से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। मतलब अगर 3-4 मार्क्स आगे जाओगे तो रैंक आपका 300, 400, 500 से आगे जाता है, और 300, 400, 500 रैंक आगे जाना बहुत बड़ी बात है, ये छोटा मोटा ये नहीं। करेक्ट। तो एक दो मार्क्स से एक ब्रांच छूट जाती है, या फिर एक पूरा एक कॉलेज भी हाँ, कई सारे हो स्टूडेंट्स का जाता है, एडमिशन में छूट जाता है। हाँ, तो एमएसटी सीईटी टाइम की एग्जाम है। एग्जाम। आपने भी अभी बोला था, तो आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया था एग्जाम हॉल में, क्योंकि ये इतने क्वेश्चंस आपको इतने टाइम में सॉल्व करने होते हैं, तो आपने कैसे मैनेज किया था? तो बेसिकली हर इसमें मैंने क्वेश्चन का यही रखा था एम, कि जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता था तो वो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, तो इतना एक फेयर आइडिया होता है। सीईटी में आपने प्रिपेयर किया ना, तो आपको पता है कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, नॉर्मली सीईटी में प्रीवियस ईयर ही बहुत बार आते हैं, रिपीट होते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर आप अच्छे से कर लो और सीईटी के एग्जाम के दिन बैठोगे ना, तो आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ने के बाद 5 सेकंड में आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मेरे से होगा कि नहीं होगा, कि या मेरे को थोड़ा इसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो
मैं कैटेगराइज कर देता था क्वेश्चंस को। मैं जल्दी जल्दी एक फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को लग रहा है कि ये मेरे से होने वाला है, 101% श्योर है, तो मैं वही खत्म करके आगे बढ़ता था। अगर कोई क्वेश्चन में मेरे को लगा कि नहीं ये क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ तो मेरे को फॉर्मूला का मैं मिस कर रहा हूँ, कुछ तो पार्ट है, तो उसको मैं बी कैटेगरी में मार्क करता था। और मेरे को कोई ऐसा सम है जो चैप्टर मैंने छोड़ दिया होगा, समझो छोड़ना नहीं चाहिए सीईटी में, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से जेई में चैप्टर्स छोड़े तो फायदा होता है, सीईटी में चैप्टर छोड़े तो नुकसान होता है, ये भी एक पॉइंट है जो नोटिस करने लायक है। तो एक आध दो चैप्टर जो मैंने छोड़े हुए थे उसका अगर कोई सम आ जाता है, मतलब जो मैंने अच्छे से नहीं किया है, मतलब सारे चैप्टर्स किए थे, छोड़ा नहीं था, बट कोई चैप्टर मेरा वीक था, उसका कोई सम आता है कि मैंने देखा तो हाँ भाई इसका सम आ रहा है, तो मैं उसको डायरेक्ट सी में मार्क करता था कि लास्ट में अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं इसके पास आऊंगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि बच्चे क्या होता है कि एक क्वेश्चन के ऊपर ही 5 मिनट डाल देते हैं, एंड 5 मिनट अगर तुमने एक क्वेश्चन में डाल दिए सीटी में, फिर तुमने ब्लंडर कर दिया, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। तुमको 10 सेकंड 30 सेकंड में मालूम पड़ना चाहिए कि ये क्वेश्चन तुम्हारा ए कैटेगरी का है, बी कैटेगरी का है कि सी कैटेगरी का है। ए कैटेगरी मतलब कि अभी हो जाएगा, कोई स्ट्रगल ही नहीं है। बी कैटेगरी मतलब थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। सी कैटेगरी मतलब पढ़ते टाइम ही आपने ज्यादा एफर्ट्स नहीं दिए थे क्योंकि वो चैप्टर में आपको ये नहीं हो रहा था, कंसेप्ट बैठ नहीं रहे थे, तो सी में और स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आपको वैसे कैटेगराइज करते आना चाहिए, और वो आपको प्रैक्टिस से करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पेपर के टाइम पे जाके हाँ चलो वहां जाके हम लोग ए बी सी करेंगे, नहीं। जब घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो तभी ट्राई करना है कि ए क्वेश्चन, बी क्वेश्चन, सी पार्ट, ऐसे। तो और मैंने वो पॉइंट बताया कि जेई में एक्चुअली जेई में कोई कोई चैप्टर होते हैं जो बहुत भंगार होते हैं, कि मतलब वो किया और उसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें 5-5 10-10 मिनट निकल जाता है। उससे अच्छा कोई इजी चैप्टर कर लो और उसमें से मार्क्स निकाल लो, और 4 मार्क्स होता है। जेई में 4 मार्क्स की ये होती है, सीईटी में 1 और 2 मार्क्स का होता है। तो जेई में क्या होता है कि कोई चैप्टर टफ है, ठीक है, और वो कर लिया आपने समझो, फिर भी अगर एग्जाम में टफ क्वेश्चन आया ना उसका, तो बहुत प्रॉब्लम देगा अब। तो ऐसे बहुत से ईएमआई ऐसी जो चैप्टर्स होते हैं ना जेई के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से, ईएमआई चैप्टर स्पेशली इतना भयंकर क्वेश्चन पूछते हो लोग, लाइक वो मैंने टफ कैटेगरी में ही डाला था ईएमआई। तो मैंने ईएमआई का क्वेश्चन मेरे को दिखा ना, मैं पढ़ता भी नहीं था, मैंने डायरेक्ट, मालूम है ये चैप्टर ही इतना खतरनाक है, मैं डायरेक्ट उसको सी में डालता था, वेस्ट ही नहीं करता था टाइम। क्वेश्चन पढ़ता भी नहीं था, उतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना, 30 सेकंड भी मेरे को वेस्ट नहीं करना, मैं सीधा अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा। एंड में मेरे पास टाइम रहेगा तब जाके मैं वो ईएमआई का क्वेश्चन पढ़ूंगा, आया तो ठीक है, नहीं आया तो मेरे को कोई दुख ही नहीं है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर टाइम ही वेस्ट नहीं किया है। पर अगर तुम वहां बैठे कि नहीं मैंने ईएमआई चैप्टर किया है, भले ही टफ है, मैं फोड़ के निकलूंगा, कोई मतलब नहीं है उसका। अभी जेई में मैथमेटिकल लॉजिक का भी क्वेश्चन आता है, वो भी 4 मार्क का है, ईएमआई का भी क्वेश्चन 4 मार्क का है। हर कोई पूछने नहीं वाला आपको कि ईएमआई का क्वेश्चन करके तुमको 4 मार्क मिले कि मैथमेटिकल लॉजिक का क्वेश्चन करके तुमको 4 मार्क मिले। तो मैं प्रीफर करूंगा मैथमेटिकल लॉजिक का क्वेश्चन करूँ, 4 मार्क लो वहां के, ईएमआई का छोड़ दो। तो वैसा गेम है। तो सीईटी का भी वही है कि जो चैप्टर्स आपके वीक है उसके ऊपर ज्यादा ये नहीं करना है कि भाई नहीं इसका तो मेरे को करना ही है, ईगो पे नहीं लेना है कोई भी क्वेश्चन। जैसे हो रहा है आगे आगे स्किप करते जाना है, जो नहीं हो रहा है ठीक है छोड़ो, स्किप स्किप। ओके, तो बहुत ही डिटेल और अच्छा आंसर दिया आपने इसका। तो आपने जो बताया कि फट से समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चन हाँ मुझे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, तो इसके लिए ना कई सारे मॉक टेस्ट या फिर क्वेश्चन हाँ पेपर सॉल्व क्वेश्चन करने पेपर होते हैं। सॉल्व करना पड़ता है। तो आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे एमएसटी सीईटी के? एमएसटी सीईटी के मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए थे, अराउंड 20 तो मैंने विद्यालंकर के ही दिए थे। ओके। 20 मॉक टेस्ट तो विद्यालंकर के दिए थे, वो भी फुल पेपर, मतलब 200 मार्क्स वाले पेपर, और प्लस उनके ये भी होते थे, चैप्टर वाइज भी होते थे, तो मैंने चैप्टर वाइज भी दिए थे। तो मेरे को चैप्टर्स के बारे में भी पता था कि ये चैप्टर में मेरा ये वाला कंसेप्ट वीक है, तो इसका क्वेश्चन आएगा तो मेरे को थोड़ा डाइसी है तो मैं डायरेक्ट बी कैटेगरी में उसको मार्क करूंगा। तो कोई कोई चैप्टर में कोई कोई पार्ट होता है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़े बहुत थे पार्ट्स, वो पी प्लस क्यू वाला वो जो फॉर्मेट था उसके जो सम्स थे वो मेरे को टफ जाते थे। तो मेरे को मालूम था ऐसा टाइप का सम आया ना तो मेरे को उसको डायरेक्ट बी कैटेगरी में डालना है, मैं बाद में जाके देखूंगा, इतना जल्दी उसका एड्रेस नहीं। तो मैंने चैप्टर वाइज भी दिए थे, प्लस मैंने फुल मॉक टेस्ट भी दिए थे, तो मैंने फुल मॉक टेस्ट भी अराउंड 20-25 दिए थे, प्लस मैंने चैप्टर वाइज भी दिए थे, एंड बहुत से मॉक टेस्ट दिए एक्चुअली। मतलब मॉक टेस्ट मेरे को, मैंने सीईटी का मेजर जो है ना मॉक टेस्ट ही दिया है,
प्रिपरेशन मैंने ऐसा कोई किया ही नहीं था कि थियरी पढ़ लेते, चलो चलो वो पढ़ लेते, ये पढ़ लेते, नहीं। सीईटी का मैंने पेपर ही दिया है, जितने पेपर दिए उतना स्पीड इंक्रीज हुआ, उतनी एक्यूरेसी आई, तो उतना फास्ट होते गया, मतलब एक्सपीरियंस मिलते गया। जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना एक्सपीरियंस मालूम पड़ेगा कि आपका कहाँ जा रहा है टाइम, कहाँ क्या हो रहा है। एंड ऑनलाइन में दो, ऑफलाइन में मत दो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कौन से क्वेश्चन पे आपने कितना टाइम लगाया। ऑनलाइन में दोगे तो आपको डिटेल एनालिसिस मिलता है कि कौन से क्वेश्चन पे आपने कितना टाइम लगाया, तो आपको मालूम पड़ता है कि ये क्वेश्चन पे मेरे को इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था। तो वो एक फायदा होता है ऑनलाइन मॉक टेस्ट का। तो ऑनलाइन में देना चाहिए, ऑफलाइन में नहीं देना चाहिए डाउट से। कब से स्टार्ट किया था आपने मॉक टेस्ट देना फुल लेंथ? 3 महीने पहले आई गेस। ठीक है, वो भी अच्छा पीरियड है स्टार्ट करने के लिए। हाँ। तो तेजस ने भी जो तेजस कांबळे का इंटरव्यू था उसने वहाँ भी तेजस ने भी यही बात कही थी। तो मॉक टेस्ट के पहले रिवीजन भी लगती है या फिर मॉक टेस्ट के बाद भी रिवीजन लगती है? रिवीजन तो लगती है, तो आपने रिवीजन कैसे की थी? एक्चुअली कैसा होता है कि स्टार्ट में मैं सोचने का कि रिवीजन करूंगा फिर मॉक टेस्ट देता हूँ, रिवीजन करता हूँ फिर मॉक टेस्ट देता हूँ। पर कोई भी चैप्टर ले लो आप, कोई भी, ठीक है, सीईटी का कोई भी चैप्टर ले लो, आपको रिवीजन करने के बाद भी आपको ऐसे लगता है कि नहीं यार पूरा नहीं हुआ। 100% रिवीजन कभी भी नहीं होने वाला है। एग्जाम एग्जाम के एक दिन पहले तक भी आपको 100% रिवीजन कभी नहीं होने वाला, मतलब 100% आप कभी नहीं श्योर होगे कि इसका मेरा रिवीजन हो गया है। तो मेरे हिसाब से प्रीफर्ड ये है कि आप मॉक टेस्ट दो, आपको मॉक टेस्ट में समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर में कौन सा पार्ट वीक है आपका, तो उस पार्ट के ऊपर आप फोकस कर सकोगे। लोग बच्चे मॉक टेस्ट देने से डरते हैं कि भाई मेरे को कम मार्क्स आएंगे, मेरा रिवीजन नहीं हुआ है। अरे कम मार्क्स आएंगे चलेगा, अगले बार वापस इंप्रूव करना ना। लोगों का मेन पॉइंट ये होता है रिवीजन करने का टेस्ट के पहले, क्योंकि उनको चाहिए उनका स्कोर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली अगर मैं एक इंसिडेंट शेयर करूंगा, तेजस ने तो मॉक टेस्ट मेरे से पहले स्टार्ट किए थे एंड उसका स्कोर मेरे से 10-20 मार्क ज्यादा रहता था, लाइक वो 170 के आसपास रहता था। तो मैंने उसको पूछा भाई तेरा स्कोर इतना ऊपर कैसे? तो उसने मेरे को वही बोला था कि मैंने भी स्टार्ट 140 से ही किया था, अभी तो 140 में है, मैंने भी वही से किया था, मैं 170 का डायरेक्ट 170 पे नहीं आया हूँ, मैं भी 140 से ही स्टार्ट किया था। भले ही जेई में परसेंटाइल अलग है अपना, मेरा 98 है, तेरा 96 है, पर उससे कोई फर्क नहीं गिरता सीईटी में। तूने भी 140 मार्क्स से स्टार्ट किया, मैंने भी वही से स्टार्ट किया। बस इतना है कि मैंने मॉक टेस्ट कंटिन्यूस देते गया। 140 कम मिल रहा है इसलिए रिवीजन करो, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट के थ्रू ही आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा सम आपसे नहीं हो रहा है, फिर वो वाला पार्ट रिवाइज। पूरा सिलेबस रिवीजन करोगे तो मॉक टेस्ट देने का टाइम ही नहीं आएगा, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो तुम पहले मॉक टेस्ट दो और देखो कि कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है, कौन सा पार्ट नहीं हो रहा है आपसे, फिर वो अलग करो। और एम करो कि अगले इसमें वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए जो लास्ट वाले क्वेश्चन, जो लास्ट पेपर में क्वेश्चन नहीं हुआ था आपका, वो अगले वाले पेपर में हो जाना चाहिए आपका। नहीं तो फिर प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं, तो फिर आप 140 पे रहोगे, फिर 150 160 तक पहुंचोगे भी नहीं, वैसा होता है। ओके, तो 140 से आपका भी स्कोर आया था, स्टार्ट हो रहा था, और हाँ। वो कितना बढ़ गया था मॉक टेस्ट एनालिसिस वगैरह करने के बाद? मेरा फिर 160 तक चला गया था, और मतलब 160 का श्योर शॉट। ओके, हाँ तो सर, मेन रिजल्ट क्या आया था 200 आउट ऑफ? मेन रिजल्ट मेरा 155 के आसपास आया था, 150 155। एंड उसमें एक्चुअली हमारे 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन ही नहीं दिए थे। जो शीट थी ना, आंसर शीट आई थी, उसमें अराउंड 5 से 6 मार्क्स का आया ही नहीं था। तो मालूम नहीं वो ऐड हुआ था कि नहीं, तो वो ऐड होगा तो शायद 160 भी क्रॉस होगा। तो एक्चुअली इतना श्योर नहीं पता था कि मे बी उनके तरफ से क्वेश्चन में गलती हुई होगी, तो वो बोनस मार्क्स थे कि नहीं थे वो भी नहीं मालूम। और सारे क्वेश्चन अटेंड करने, हाँ सीईटी में ऐसा नहीं है, सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन अटेंड करने, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कुछ भी करो, तुक्के मारो, ABCD जो मन में आ रहा है तुक्के मारो, पर सब अटेंड करो। जेई में सारे अटेंड नहीं करने चाहिए, क्योंकि वहाँ -1 होता है, यहाँ कुछ नेगेटिव है ही नहीं, तो सब अटेंड करो। एग्जैक्टली। तो ये तुक्के मारने की जो मतलब सिचुएशन है वो किस पर ना आए, क्योंकि वो हाँ, अभी स्टडी करे, वीडियो स्टडी देख कर रहे रहे होंगे हैं, अभी। हाँ हाँ, राइट, स्टडी करे पूरा तो प्रिपेयर फिर करो। एक्चुअली सीईटी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे चैप्टर करने चाहिए सीईटी में, एक भी चैप्टर ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई चैप्टर नहीं रहता कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आया है। जेई में बहुत बार होता है कि
यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, वहां से क्वेश्चन नहीं आया, ये चैप्टर लिया ही नहीं उन्होंने, वो चैप्टर लिया ही नहीं। बट सीईटी में ऐसा कभी नहीं होगा। सीईटी में हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा और हर एक चैप्टर करना चाहिए। हाँ ठीक है, कोई चैप्टर टफ जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट करो, उसका बेसिक तो आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईएमआई का आपको बेसिक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, ई इक्वल टू आई एल, या वो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है वो माइनस डी आई बाई डी टी वाला, उसके भी समझ नहीं आ रहे। टफ वाले फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं आ रहे, चलेगा, इजी वाला तो करो, बेसिक तो करो एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का, तो उससे फायदा होगा। ओके आयुष, ठीक है। तो अभी हम मैथमेटिक्स की ओर जाते हैं। हमने फिजिक्स के बारे में आपको क्वेश्चन किया था। हाँ हाँ। अभी हम फिजिक्स के सॉरी मैथमेटिक्स की ओर जाते हैं। हमने फिजिक्स कर दिया, केमिस्ट्री कर दिया, अब मैथमेटिक्स के बारे में बताओ। आप आपने कैसे स्टडी किया था, या फिर आपके जो टिप्स होंगे मैथमेटिक्स रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के लिए, वो बताओ। तो मैथमेटिक्स में मैंने किया एंड फॉर्मूले वगैरह भी किए। मैथ में फॉर्मूले तो काम आते ही है ऑफ कोर्स, फिजिक्स की तरह ही सेम। बट मैथ्स में एक और चीज होती है जो मैंने मिस आउट कर दी, मतलब एग्जाम के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि ये चीज मैंने मिस की। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो मेरे को नहीं मिला, बाकी स्टूडेंट्स को मिलेगा, जो अभी इंटरव्यू में मैं बोलूंगा। तो मैथ्स में क्या होता है कि जेई में आप करो भले ही, ठीक है, बट यहाँ स्टेट बोर्ड में से ये लोग क्वेश्चंस उठाते हैं डायरेक्ट के डायरेक्ट। मैं मेरा पेपर भी, आप मेरा पेपर लेके आओ सीटी का, मैं आपको दिखाऊंगा 5 से 8 क्वेश्चन दिखाऊंगा ऐसे, जो डायरेक्ट उन्होंने टेक्स्ट बुक में से उठाए। सॉल्व एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, अभी भी मेरे को याद है, वो उन्होंने टेक्स्ट बुक में दिया है। वो टेक्स्ट बुक में उन्होंने लिटरली 2 पेज में सॉल्व किया है, ठीक है। और सीटी में तुम बैठ के वो 2 पेज सॉल्व करने लगोगे ना, तो वो बहुत टफ जाना है। और अगर वही तुमने टेक्स्ट बुक थरली किया है, सॉल्व एग्जांपल लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भाई क्या सॉल्व एग्जांपल करेंगे, चलो मिसलेनियस के पास जाते डायरेक्ट, अपन मिसलेनियस करेंगे। नहीं, वैसा नहीं होता है। सॉल्व एग्जांपल में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हो, और वहां पे अगर आपने सॉल्व एग्जांपल सॉल्व किया है ना, तो आपको मालूम होता है कि हाँ भाई ये सब मैंने किया है, तो फटाक डिसीजन हो जाता है। पर वहां बैठे ना, तो मेरे को उधर वो पॉइंट में मैंने वो सम देखा और मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ ये सम सॉल्व एग्जांपल में था, बट मैंने वो किया नहीं था, मैंने वो स्किप किया था मेरी होशियारी के कारण। एंड वो फिर वहां सॉल्व करना है, उसमें 5 मिनट जाएगा, 5 से 10 मिनट जाएगा, क्योंकि वो सम ही 2 पेज का है। और है, आप बुक खोल के देखोगे आपको ऐसे सम मिलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पेज के, तो वहां बैठ के वो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। पर आपने वहां टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया होगा ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि बीच में जो स्टेप्स है ना, वो फालतू स्टेप्स है, वो सब आप हटाओगे ना, तो वो सम छोटा हो जाता है। एंड बाद में सीईटी के टाइम पे आपको मालूम है कि हाँ भाई इससे फटाफट 1-2 स्टेप ही है, ऐसे ही करके थोड़ा एक पार्ट भी ऑप्शन का पूरा सॉल्व नहीं करना है, आधा भी सॉल्व कर लिया, आधे सॉल्व करके आपको मालूम पड़ा कि हाँ भाई ए ऑप्शन नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डायरेक्ट डी है, तो भी चलेगा। तो एटलीस्ट सम पार्शियली तो आना चाहिए, उसके लिए टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक को मतलब गले लगा लो आप, बाकी टारगेट वगैरह नहीं हो रहा है चलेगा, पर टेक्स्ट बुक मत छोड़ो। टेक्स्ट बुक में से डायरेक्ट वो लोग उठा रहे हैं ऐसे कैसे। एक्चुअली मेरे को मॉक टेस्ट में 160 आ रहा था एंड इसमें 150-155 के पास आया, तो उसका एक रीजन यही था कि हमारा पेपर ऑफकोर्स टफ था, बट उसमें मैथ्स के जो सम्स थे ना, मैं मैथ्स में एक्सपेक्ट कर रहा था 85 के ऊपर, 86 के ऊपर, इवन 86 के ऊपर, बट मेरा स्कोर आया अराउंड 78 के आसपास मैथ्स में, 78-76 के आसपास। और वो जो आए, जो मेरा कम हुआ, वो 3-4 क्वेश्चन वही थे जो टेक्स्ट बुक में थे और मैंने नहीं किए, और बहुत लंबे थे, तो वो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, छोड़ना था। बट बच्चों ने नहीं करना चाहिए, मतलब टेक्स्ट बुक पूरा सॉल्व करना चाहिए, एंड स्पेशली सॉल्व एग्जाम, क्योंकि वो डायरेक्ट उठाते हैं। आपकी एडवाइस होंगी स्टूडेंट्स को, राइट? हाँ राइट। एक्चुअली ये पॉइंट मैंने मिस किया, तो ये दूसरों को मिस नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है कि फायदा हो। आपको इस बात का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई यार मेरा टेक्स्ट बुक सॉल्व नहीं किया इसलिए मेरा प्रॉब्लम हो गया। तो आपने बुक्स कौन सी यूज की थी? मतलब टेक्स्ट बुक तो किया होगा, लेकिन और कुछ रेफरेंस वगैरह आपने कैसे किया था बुक्स का? मैंने प्रीवियस ईयर को मैंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया, मतलब बुक्स वगैरह किए थे ऑफ कोर्स, कि अगर कोई चैप्टर वीक है तो उसकी मैंने बुक सॉल्व कर ली, चलो टारगेट या विद्यालंकार की
मटेरियल या कोई दूसरा मटेरियल। बट जब सॉल्विंग का टाइम आया सीईटी के लिए तो प्रीवियस है, ये प्रीवियस ईयर में से भी रिपीटेड क्वेश्चंस ये होते हैं, वही के वही क्वेश्चन आते हैं, खाली वैल्यू चेंज की जाती है उसमें। वही पैटर्न है, खाली वैल्यू चेंज हो रही है, वैसा का वैसा ही चल रहा है। मतलब ऐसा कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, ट्रिकी आएगा आपको, और इतने नहीं आएंगे कि पूरा का पूरा पेपर ही ट्रिकी निकलेगा, नहीं, possibility नहीं। मीडियम इजी वाले जो क्वेश्चन है ना, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस वैल्यू चेंज होती रहेगी उसमें। प्रीवियस ईयर को मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है, 70%, 75% प्रायोरिटी प्रीवियस ईयर, बाकी 20-25% आप कोई भी बुक पकड़ो जो आपको अच्छा लगता है, टारगेट भी अच्छा है, आपका कोचिंग मटेरियल हो वो करना है वो करो, तो उससे फर्क नहीं गिरता ज्यादा। प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं किया है उससे फर्क गिरेगा आपको। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है और किसी बच्चे ने किया है, तो उसमें बीच में एक लाइन आएगी, हाँ कि इसने नहीं किया उसने किया, इसमें स्कोर में इनके फर्क आना चाहिए। बट किसी ने टारगेट किया है, किसी ने टारगेट नहीं किया, किसी ने दूसरा मटेरियल सॉल्व किया है, उसमें इतना फर्क नहीं है। सो आयुष, मेरा क्वेश्चन आपको ऐसा था नेक्स्ट कि कई सारे स्टूडेंट को उनको पता होता है कि मैं स्टडी करूंगा तब भी मुझे मतलब अच्छा कॉलेज मिलेगा, या फिर स्टडी करना उनको पता होता है लेकिन वो कर नहीं पाते। ओके, तो ऐसा आपने भी कई सारे आपके दोस्त वगैरह देखे होंगे, और कमेंट्स में भी यही रहती क्वेश्चंस कि इतना समय बाकी है, मैंने कुछ नहीं किया, अब मैं क्या करूं। तो उनको आप क्या आंसर करोगे? कि होप लूज करके कोई पॉइंट नहीं है। मतलब अगर आप खुद में सेल्फ बिलीफ होना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगा मेरे से, तो कभी नहीं होगा। तो मतलब हर एक को पता है कि कहीं ना कहीं उसका छूटा है, कोई पॉइंट उसका ये हुआ है, उसने ये नहीं किया वो नहीं किया, किसी बच्चे ने ज्यादा प्रिपरेशन किया होगा, बट फर्क नहीं पड़ता। उस दिन 3 घंटे में आप जो भी करोगे पेपर के, उससे फर्क गिरता है। आप पेपर के पहले कितना भी करो, वहां जाके अगर आप पैनिक हो जाओगे, वहां जाके आपने कॉन्फिडेंस नहीं रखा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ बिलीफ नहीं है, तो आपका पेपर अच्छा नहीं जाने वाला फॉर श्योर। पर अगर किसी ने पढ़ाई कम की है पर उसको सेल्फ बिलीफ है, हाँ भाई कर लेंगे, चलो फोड़ देंगे पेपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं हुआ तो भी क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो सेल्फ बिलीफ होगा तो फिर पेपर में 3 घंटे में आप फोड़ दोगे। कि मैंने बहुत लोगों को देखा कि जिनको मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आईआईटी में होना चाहिए था ये बंदे का, इतना मेहनत उसने किया, और उसका स्कोर मेरे से भी कम आया था एडवांस में, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग था। बट वो 3 घंटे मैटर करते हैं। आपने भले ही बहुत प्रिपरेशन किया होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा सक्सेस मिलेगा। बहुत से फैक्टर्स है जिसके ऊपर सक्सेस डिपेंड करता है। तो एक होता है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वो होना चाहिए। क्योंकि अगर वहां जाके आपने होप लूज कर दी ना, तो आपने 2 साल की जितनी भी प्रिपरेशन है वो 3 घंटे में बर्बाद होनी है। और अगर आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा खुद में, और अच्छे से, चलो नहीं हो रहा है एक क्वेश्चन, बच्चे बहुत बार पैनिक हो जाते हैं, वो लोग सीईटी वाले भी ऐसे ही करते हैं कि पहले 5 क्वेश्चन एकदम टफ डाल देंगे, कि पहले 5 क्वेश्चन देखे, बच्चा पैनिक, वही हॉट प्लेट एकदम गरम गरम क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, बच्चा वही पैनिक हो जाता है 5 क्वेश्चन देखने में, भाई ये पेपर नहीं होने वाला। और एक बार वहां उन्होंने मेंटली ब्रेक कर दिया आपको, फिर आपने 2 साल में कितना भी प्रिपरेशन किया हो, कितने भी एडवांस लेवल, अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, वो आपको इजी पेपर होगा फिर भी आपको नहीं जाएगा। क्योंकि वो लोग, उनका वो टेक्निक होता है, उनको मेंटली ब्रेक करना है। तो मेंटली ब्रेक नहीं होना चाहिए, नॉट इवन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, और पेपर के टाइम पे भी नहीं। तो खुद को मोटिवेट करता रहना चाहिए, और बाकी तो कुछ नहीं है। सेल्फ मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट। बाकी मोटिवेशन का एक ही फॉर्म है, सेल्फ मोटिवेशन बस। यूट्यूब पे वीडियोस अगर देख लो, वो 1 दिन चलेगा 2 दिन चलेगा उसका मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन जो होता है, जो सेल्फ बिलीफ होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, वो रहना चाहिए। कोई भी जीनियस पैदा नहीं हुआ था, लाइक कोई आइंस्टाइन का बेटा तो नहीं आप है, या बता कोई। सकते हो, आप बता सकते हो क्या वो सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से आएगा, सेल्फ आपको कहाँ से आया मोटिवेशन था? एक, मेरे को, मैं पहले मतलब नर्वसनेस जो होता है ना, उसको टैकल करते आना चाहिए। और नर्वसनेस टैकल कैसे होना है, लोग सोचते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, जो ये जो पॉइंट होता है ना, कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि मैं अगर क्वेश्चन पूछूं या मैं आंसर दूं क्लास के अंदर बैठ के, तो वो जो थॉट होता है ना, वो थॉट को निकालना है। कोई कुछ नहीं सोच रहा, किसको टाइम नहीं है तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। सब अपना अपना लाइफ में कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब तुम फालतू में ओवर थिंकिंग करोगे कि ये मेरे बारे में ये सोचेगा, कोई मेरे पे हंसेगा, वहां सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारा ब्रेक होता है। तो कॉन्फिडेंस वहां आना चाहिए
कि कुछ भी हो जाए, कुछ फर्क नहीं करना चाहिए। मतलब एक कोट है, मतलब एट द एंड ऑफ द लाइफ सब मरने वाले, किसको कुछ याद नहीं रहने वाला, क्या किया तुमने क्या नहीं किया। तो जो आए करो तुम, जो क्वेश्चन आ रहा है सिंपल क्वेश्चन है, हंसेगा चलेगा, एट द एंड सब मरने वाले, किसको कुछ याद नहीं रहने वाला, कुछ कोई पॉइंट नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है कुछ इसके बाद। तो ऐसा सोच के कोई ये नहीं है कि भाई ये हंसेगा मेरे पे, एक दिन हंसेगा, 2 दिन हंसेगा, तीसरे दिन वो भी भूल जाएगा कि किस बात के लिए हंस रहे थे। तो वो जो होता है ना, तो वो इतना मतलब ओवर थिंक नहीं करना है कि भाई ये करना चाहिए मुझे कि नहीं करना चाहिए। जो तुमको लग रहा है ना वो करो, फॉलो करो बस। बट तुमको वो सही लगना चाहिए, खुद को अंदर से गिल्टी नहीं लगना चाहिए कोई भी टास्क परफॉर्म करते समय। बाकी पूरी दुनिया को छोड़ दो, वो बाहर में जाए, लाइक ऐसा बोल सकते हैं। ठीक ठीक है, ठीक। आपने अभी जो बोला ना, सारी फाइनल ट्रुथ वगैरह बातें सॉरी बताई, और खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी और कुछ कर रहे हो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये सही बात बोले आपने। और आप जो बोल रहे हैं ना, मतलब आपकी जो बोलने की स्टाइल है वो बहुत ही अच्छी है। स्टूडेंट देख रहे होंगे तो उनको भी ऐसे फील हुआ होगा, लाइक आप एक सीनियर हो और उनको अच्छे से गाइड कर रहे हो, ऐसा उनको भी लगा होगा। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मुझे तो आपका जो इंटरव्यू हुआ है वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूंगा, क्योंकि इतना फ्रैंकली अब तक कोई बोला नहीं था इंटरव्यू में। आप बहुत ही फ्रैंकली बोले इस वीडियो में। ओके, ठीक है। तो यही यही इसी बात पे मैं ये भी बताना चाहूंगा स्टूडेंट को कि अगर आप आयुष से पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, तो हमने जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया है 1-to-1 सेशन का, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप आयुष से पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हो फॉर एमएसटी सीटी प्रिपरेशन। ओके, जब मतलब जब तक प्लेटफॉर्म पर आयुष अवेलेबल है उस वक्त तक, ठीक है। सो आयुष हाँ, राइट। सो आयुष, थैंक्स फॉर योर टाइम, और आपने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे समय निकाला, मुझे टाइम दिया, और मतलब वैल्यूएबल टाइम आपने निकाला, ये नहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको थैंक यू है, आपने ये निकाला है, प्लेटफॉर्म निकाला है जहाँ यू कैन कनेक्ट पीपल, और ये एक्चुअली बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मतलब मेरे को एक्चुअली पसंद आया है कि 1-to-1 सेशन होगा जब, तो पर्सनली एक बैकग्राउंड होता है हर पर्सन के पीछे, तो पर्सनल लेवल पे डाउट सॉल्व हो जाते हैं बहुत लोगों के। हाँ, और तो वो वैसे भी क्लासरूम में नहीं हो पाते, हम्म, वो क्लासरूम में नहीं हो पाते क्योंकि वो थोड़ा ऐसे एक जो पर्सनल डाउट्स होते हैं वो कभी क्लास में ये नहीं होंगे। बट अगर किसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, देन हो सकता है वो सॉल्व। कि आप किसी को इन प्राइवेट कोई क्वेश्चन पूछो, वो उसमें बहुत डिफरेंस होता है, और पब्लिकली किसी को एड्रेस करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये जो एक्चुअली जो एड्रेस करने का जो तरीका है, ये मेरे को एक्चुअली बहुत पसंद आया। एंड आपको थैंक यू, आपने ये ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया एंड मुझे चांस दिया इंटरव्यू देने के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। ओके ओके ओके, देन आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को, और मैंने जो अभी प्लेटफॉर्म के बारे में बताया वो उसकी लिंक गूगल फॉर्म के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसी बात पे यहीं पे ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। यहाँ पे आयुष आपको ट्राई करेंगे कि यहाँ पे आपको आंसर करेंगे, मैं भी आपको आंसर करूंगा।